नमस्कार। अब अध्ययन करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों का। बुद्धि के सिद्धांतों में उन सिद्धांतों का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त में, जो अक्सर आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं। बुद्धि के कई प्रकार के सिद्धांत हैं और उसमें बहुत ही कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं जिसमें बहुत ही बारीक आपको नामों में अंतर दिखेगा और आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमने जो पढ़ा है वही इसका उत्तर है या कोई अन्य। तो अगर देखें तो इस तरह से अगर हम सीक्वेंस में देखेंगे, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत आपका है और बहुबुद्धि सिद्धांत है। ये अनेक प्रकार के सिद्धांत है। उन्हीं सिद्धांतों को ज़्यादा हमको फोकस करना है जिनमें जो बहुत ही रेगुलरली हमको नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो चीज़ हमको रेगुलरली देखने को मिलती है उसमें से प्रश्न उठने की संभावना बहुत ही न्यून होती है, और जो रेयर हमारे टॉपिक्स होते हैं पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं उनसे ही प्रश्न उठता है। दूसरा एक और तरीका होता है, हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं और प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चंस को हमको एलिमिनेट कर देना चाहिए, उस सिलेबस के पोर्शन को एलिमिनेट कर देना चाहिए जो बार बार रिपीटेड है। अगर कोई प्रश्न 2 या 3 बार आ चुका तो जरूरी नहीं है कि वो चौथी बार आएगा। हाँ, जानना हर कुछ है, हाँ, पर फोकस हमको हमेशा नवीन ज्ञान अर्जित करने में करना है, लेकिन जो सिलेबस के अंतर्गत ही आता हो। तो अब हम अध्ययन करेंगे बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों को और जानेंगे उनके प्रतिपादक कौन है। बुद्धि का प्रथम सिद्धांत जो दिया है आपको भी पता है, विनय ने दिया है। और विनय का सिद्धांत जो है आपका एक तत्व सिद्धांत है। इसमें विनय ने कहा है कि बुद्धि एक मतलब सामान्य बुद्धि या समग्र बुद्धि होती है और वही कार्य करती है। बहुत सारे आपके ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट भी किया, लेकिन बाद में इनके सिद्धांत को अव्यवहारिक बताते हुए कि मतलब उसमें जो भिन्नता देखी गई इनके सिद्धांत की, एक तत्व सिद्धांत की, तो उसके बाद और ज़्यादा इस पे कार्य हुए और इसमें सिद्धांतों में और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। दूसरा सिद्धांत है आपका द्वितत्व सिद्धांत। इसको स्पीयरमैन ने दिया था, और ध्यान दीजिएगा त्रितत्व का भी सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया था। द्वितत्व का सिद्धांत देने के बाद उन्होंने बाद में उस पर मतलब अध्ययन किया और उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको त्रितत्व का सिद्धांत कर दिया। तो द्वितत्व का जो सिद्धांत है स्पीयरमैन के अनुसार, उसमें 2 आपके कारक होते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट। जो हमारे सामान्य आपके कारक हैं वो हमारे ऐसे कार्यों में जो कि मतलब हमारे रूटीन में है या हमारे जन्म से हम करते चले आ रहे हैं। और विशिष्ट कारक इन्होंने जो कहा कि जो हमारी विशिष्ट योग्यताएं या विषमताएं हैं उसके लिए, जैसे कि गणित सॉल्व करने के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए हम जो यूज़ करते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने इसमें मॉडिफाई कर दिया और उसको त्रिकारक सिद्धांतों में विभाजित कर दिया। त्रिकारक में इन्होंने जो तीसरा कारक जोड़ा वो था समूह कारक। कुछ सामान्य आपके कारक कार्य करते हैं और कुछ कार्य विशिष्ट कारक करते हैं, और कुछ जो होते हैं समूह कारक जिसमें सामान्य और विशिष्ट मिलकर कार्य करते हैं। तो यह था आपका स्पीयरमैन का द्वितत्व और त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत। इसके बाद विशिष्ट का अगर देखें तो कैटल का विशिष्ट कारक सिद्धांत नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इसमें 2 प्रकार की एकदम यूनिक बुद्धि बताई गई है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। आपने सुना होगा आपका जो फ्लूइड आपका इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइड इंटेलिजेंस, अगर इसकी बात हो तो ये दिया है कैटल ने। फ्लूइड जो आपको जन्मजात मिलता है, वंशागत होता है, सामान्य होता है, और क्रिस्टलाइट जो होता है वो आपका अर्जित होता है, अनुकूलित होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 प्रकार के बुद्धि के प्रकार बताए, तरल और ठोस या फ्लूइड और क्रिस्टलाइट। इसके बाद बात करते हैं आपके त्रिस्तरीय सिद्धांत के। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत मतलब 3 स्तर से होते, 3 स्तर जो हैं बुद्धि के, वह है कैरोल के अनुसार। कैरोल ने दिया है इसमें संकीर्ण पहला स्तर, उसके बाद सामान्य, उसके बाद विस्तृत, और जैसे मॉडिफाई करता वह चला गया, मतलब स्टेजेस बताया इन्होंने। और यहाँ पे उसके काज या कारक बताए हैं। उसके बाद एक शब्द इसी में देखिए यहाँ पे, त्रिकारक, त्रिस्तरीय, त्रिआयामी, गिलफोर्ड ने दिया है त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफोर्ड का बहुत ही फेमस है
और इन्होंने 3 आयाम दिए हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। जैसे ये उन्होंने क्यूब बनाया था बुद्धि का, जिसमें अलग अलग चीज़ों को संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद के रूप में यहाँ पे 3 इसके आयाम, आपके 3 डायमेंशन बताए थे 3D। और इसमें संक्रिया के अंतर्गत आपका जो प्रोसेस है, संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। ये एक चरणगत चीज़ें थी। संज्ञान में लाते हैं, कोई चीज़ नॉलेज में आती है, हम किसी चीज़ के प्रति मतलब सूचना को ग्रहण करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, वो मेमोरी बन जाती है। अभिसारी चिंतन होता है, मतलब जो आपका परंपरागत है। फिर अपसारी चिंतन, अपरंपरागत। फिर उसके बाद आपका मूल्यांकन, ये सबसे ऊपरी आपका छोर है। इसके बाद विषय वस्तु क्या, कितने 4 प्रकार थे इसके, आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहारिक। आकृतिक मतलब चित्रात्मक आप कह सकते हैं, जो देख के मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि नॉन वर्बल आपकी रीजनिंग होती है, उसको। शाब्दिक जो वर्बल रीजनिंग, मतलब वर्बल चीज़ें हैं जो शब्दिश है आपकी, इससे ज़्यादा जटिल ये होता है। उसके बाद शब्द को संकेत में बदलना और जटिल होता है, जैसे गणितीय आपकी संक्रियाएं हैं। उसके बाद व्यवहारिक, जो सबसे सर्वोपरि है आपका विषय वस्तु, हुआ है व्यवहारिक, जो सब चीज़ों को समेटे हुए, लेकिन सब चीज़ की उत्कृष्टता उसमें निहित होती है। अगला है इनका उत्पाद। इसके भी आपके टर्म में कोई चीज़ हम पहले इकाई, जैसे कि एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर वर्ग, मतलब उस एक कह सकते हैं कि इकाई मतलब एक चीज़ की, मतलब आप एक यूनिट लीजिए, वर्ग उस कई यूनिट हो गया, उनसे संबंध, उसमें सूचना और प्रत्यावर्तन और उसका निहितार्थ, ये आपका उत्पाद है। इतने प्रकार के 6 प्रकार के, इकाई, वर्ग, संबंध, सूचना, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। अगर त्रिआयामी की बात करें तो यह सिद्धांत इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए बुद्धि को एक मतलब विस्तृत रूप से 3 उसके डायमेंशंस को बताया गया है। मतलब जैसे कहते हैं नहीं, आप 1D पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं, तो 3D ज़्यादा और आपका मॉडिफाइड होता है। तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि पहला आपका जो डायमेंशन है वो जो आपके दिमाग में संक्रियाएं होती हैं, दूसरा डायमेंशन जो संक्रिया जिसके प्रति संक्रियाएं होती है, जो विषय वस्तु होता है, और जो रिजल्ट निकलता है, जो आपको प्रोडक्ट होता है, वो आपका उत्पाद, यहाँ पे ये तीसरा डायमेंशन होता है। इसके बाद जो सिद्धांत है वह है बहुकारक सिद्धांत। इसको थार्नडाइक ने दिया था। अब इसमें थार्नडाइक ने बहुकारक दिया था, लेकिन इसको 3 भागों में भी बांटा उन्होंने, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। जैसे मूर्त में हम जो चीज़ें हमारे मतलब मूर्त चिंतन जो इतने, अमूर्त में जैसे कलात्मक चिंतन है, सामाजिक में जैसे जो सामाजिक आपकी बुद्धि होती है उसकी बात इन्होंने कही, नई बात थी सामाजिक बुद्धि की, तो थार्नडाइक का नाम आता है। लेकिन इन सब के जो कारक हैं इसके अंतर्गत भी मतलब अनेक कारक हैं, तो इन्होंने कहा बुद्धि 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई कारकों का सम्मिश्रण है, और अलग अलग प्रक्रियाओं पे हम उन कारकों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात आती है संघ सत्तात्मक। अब देखिए थॉमसन की बात यहाँ पे आती है, यही थॉमसन आपके यहाँ पे भी है, प्रतिदर्श सिद्धांत में भी सेम टू सेम, लेकिन दोनों मतलब है एक ही साथ दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको 2 जगह रखा है। तो जो संघ सत्तात्मक है, इसमें थॉमसन ने कहा कि कोई भी बुद्धि जो किसी भी व्यक्ति के अंदर बौद्धिक रूप से कई योग्यताएं होती हैं, और उन कुछ योग्यताओं में समानता होती है और कुछ योग्यताओं में भिन्नता होती है। तो जिसमें समानता वाला जो आपका क्रियात्मक पक्ष है उसमें इसकी प्रधानता होती है, और जब असमानता वाला जो क्रियात्मक पक्ष होता है उसमें इसकी प्रधानता होती है। इसलिए इस सिद्धांत को संघ सत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। इनका जो दूसरा सिद्धांत है इसी से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, प्रतिदर्श सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि कई कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिदर्श है। मतलब जैसे कि हमारे अंदर जनरल एक तत्व है बुद्धि का, जो जिससे हम कार्य करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है। जनरल जो टर्म है, जो जनरल तत्व है, उससे सामान्य तत्व है, उससे हम कार्य करते हैं। लेकिन जब हमको कोई विशिष्ट कार्य करना होता है तो हम उसमें से कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे प्रतिदर्श मतलब सैंपल लेते हैं, और उस सैंपल से उस विशिष्ट कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो विशिष्ट आपका है कार्य उसके लिए हम
प्रतिदर्श, जो सामान्य से ही कुछ प्रतिदर्श लेके जो हमको लगता है कि उस कार्य को कर सकता है, सैंपल के रूप में लेते हैं। जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं तो लागू सब पे करते हैं, मतलब आपकी बुद्धि ये काम कर लेगी, लेकिन आपकी बुद्धि का एक हिस्सा उसका काम करता है जिससे हम उसका काम करवाते हैं। जैसे हम लोग 100 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और 100 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकालते हैं और हम पूरे पर लागू कर देते हैं। तो यहाँ इन्होंने प्रतिदर्श सिद्धांत की बात की, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, थॉमसन ने इसको दिया है। इसके बाद समूह कारक की बात आती है। समूह कारक मतलब कोई भी कारक अकेले काम नहीं करता, वो समूह में काम करता है और विभिन्न योग्यताओं के लिए विभिन्न समूह कारकों की आवश्यकताएं होती है बौद्धिक रूप से। और इस समूह कारक में थर्स्टन ने इसको दिया है। थर्स्टन ने जो कहा है कि कोई भी योग्यता एक कारक से नहीं होती, मिश्रित होती है। और वो कारक इन्होंने जो बताया, आंकिक, प्रत्यक्षीकरण, शाब्दिक, दैशिक, आपका मतलब दिशात्मक, शब्द प्रवाह, तर्क शक्ति, स्मृति शक्ति। अब किसी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें तर्क शक्ति के साथ स्मृति शक्ति भी लगानी पड़ सकती है। तो ये मिश्रित योग्यता हुआ कि नहीं। जैसे कि आप किसी एक तत्व पे है, आपके अंदर कई तत्व, और कोई भी कार्य एक तत्व से अकेले नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, उस मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों का सम्मिश्रण करना होता है। उसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ही फेमस है गार्डनर का। गार्डनर ने यहाँ पर कई प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। बुद्धि मतलब कितने प्रकार की होती है हमारे अंदर, बुद्धि के अंदर की बुद्धि की बात की है इन्होंने, मतलब बुद्धि के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो बहुबुद्धि जो है आपकी भाषाई बुद्धि है, तार्किक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है, गणितीय बुद्धि है, संगीतिक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तित्व बुद्धि है, अंतःवैयक्तित्व बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है और अस्तित्ववादी बुद्धि है। तो इतने इन्होंने प्रकार बताए। इसके बाद पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत अगर देखें तो वो बर्ट और वर्नन ने दिया है। बर्ट और वर्नन की बात करें तो इन्होंने कहा कि कोई भी काम हो मतलब जो पदानुक्रम रूप से होता है, और इन्होंने 3 चरणों की बात की। 3 चरण में जो प्रथम चरण है जिसमें सामान्य बुद्धि मतलब जनरल चीजें हम करते हैं, द्वितीय में क्रियात्मक और शाब्दिक, और तृतीय में अनेक प्रकार की आपकी प्रक्रियाएं होती है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 भागों में बांटा है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य के अंतर्गत जैसे क्रियात्मक, यांत्रिक, शारीरिक जो आपके प्रत्यक्ष कार्य हैं उनकी बात कही, और जो विशिष्ट है जैसे शाब्दिक, आंकिक, शैक्षिक जो उसके साथ संज्ञानात्मक और अन्य पक्षों का जुड़ाव है उसकी बात इन्होंने कही। इसके बाद त्रिआक्रिक या आपका कूट सिद्धांत जो है स्टर्नबर्ग ने दिया है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कार्य का एक मतलब स्टेप बाय स्टेप जो वर्णन किया है वो कहा है, जैसे कूट संकेत, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुक्रिया। इसके बाद हम जो अन्य सिद्धांतों में जिनकी चर्चा करते हैं, स्टोटार्ड है, इन्होंने जो बुद्धि को बांटा है कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, अधिकता, उद्देश्य प्राप्यता, सामाजिक मूल्य और मौलिकता। इतने भागों में इन्होंने कहा कि ये मतलब इतने पक्ष होते हैं आपकी बुद्धि के और इस प्रकार से बुद्धि कार्य करती है। और बहुमानसिक योग्यता की बात करें तो बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत फैली ने दिया कि हमारे मस्तिष्क में मतलब कई प्रकार की मानसिक योग्यता है। कुल इन्होंने 9 प्रकार बताए हैं जो कि है क्रमशः सामाजिक, यांत्रिक, शाब्दिक, सांख्यिकी, रुचि, शारीरिक, क्रियात्मक, संगीत और प्रक्षेपण। तो अगर आप देखेंगे कि जब जैसे ही 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 मतलब 6 स्टेप वाले भी हैं, 7 स्टेप वाले हैं, 8 स्टेप वाले हैं, 9 स्टेप वाले हैं। इनमें आपको कुछ चीज़ें सिमिलर दिखेंगी कि सामान्य बुद्धि की बात सभी ने लगभग कही है और कई लोगों ने फिर विशिष्ट बुद्धि की बात कही। कुछ लोगों का मानना था कि ये दोनों अलग होते हैं, फिर उनका मानना था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इन दोनों के मिश्रण से भी होती है, जैसे कि स्पीयरमैन ने बोला कि सामान्य और विशिष्ट और सामान्य विशिष्ट। और फिर कुछ ने बोला कि नहीं, इनका सबका जो है सम्मिश्रण होता है और
कुछ ने ये कहा कि हम एक ही होता है उसमें से कुछ लोगों को लेके, जैसे प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो पहले तो इन सिद्धांतों को समझना है, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हमको ये भी ध्यान देना है कि किस सिद्धांत का कौन सा नाम है और उसके प्रतिपादक कौन है। ये भी अक्सर क्वेश्चन जब मेमोरी लेवल का क्वेश्चन आता है, हालांकि आना नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेता है। लेकिन ये देखिए, मेमोरी लेवल नहीं है, हमको अच्छी तरह से समझना है कि जिन्होंने इस पर कार्य किया उन्होंने इसी पर फोकस किया है, तो ये हमसे बेटर ही होंगे। और इनकी चीज़ों को अगर हम जानेंगे तो हो सकता है कि इनमें जो कमियां हैं उसको दूर करके हम कुछ अच्छा समझ सकें। एक बालक की बुद्धि कैसे कार्य कर रही है, हमको कैसे उसको शिक्षित करना है, ये सब भी समझ सके। बस इन सबको पढ़ने का एक ही हमारा ध्येय होना चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हमको एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व का धनी बनाना है। और जब हम हर चीज़ को जानते रहेंगे, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, अभिरुचि है, अभिक्षमता है आपका, तो उसकी जो सामवेगिक बुद्धि है उसकी आप कह सकते हैं कि जो विभिन्न उसके अंदर जो हम ऐसे गुण हैं जो जिनको हमको जानने की आवश्यकता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। तो उसके लिए जब तक हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का और उनसे संबंधित जो तत्व है उनका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम एक बच्चे को अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते। और ये अक्सर रिमीडियल टीचिंग के लिए भी आप कह सकते हैं कि रिमीडियल टीचिंग, जब किसी बच्चे को उपचार की ज़रूरत होती है, सबको कहीं ना कहीं होती ही है हर बच्चे को, तो हमको उस बच्चे को बहुत ही गहनता से अध्ययन करना पड़ता है, उसके व्यक्तित्व का, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वातावरण कैसा है, उसकी क्षमताएं कैसी हैं। तो ये सारे सिद्धांत जब हम जानते रहते हैं तो हम मतलब उसकी समस्या पे फोकस करते हैं। नहीं तो हम यही फोकस करते रहेंगे कि आखिर है कहाँ से कौन, जो हमें पक्षों का ज्ञान नहीं रहता तो हम उसकी समस्याओं को भी हल करने में असक्षम होते हैं। कुल मिला जुला के अगर इतनी सतह पढ़ने के बाद आप किसी एक बच्चे को भी संवर्धित करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे हिसाब से। क्योंकि आप किसी की भी ज़िंदगी अगर बेटर करते हो तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। और यहाँ पर बात सिर्फ बुद्धि या व्यक्तित्व की नहीं है, एक अच्छे समाज के निर्माण का है जिसके लिए शिक्षा चल रही है और जो व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बन रही हैं। और हमें इसके मतलब इसके जड़ में जाके फिर इसको ग्रोथ कराना है। तो इसकी जड़ मतलब जो सिद्धांत है, जैसे इसका रूट कैसे बना है, इसको जानना है और उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना है।